हाँ जी स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो इंडिया जैसे कंट्री है वो अभी अभी ब्रिटेन जैसी पावर से आज़ाद हुए हैं। कोई ब्रिटेन से आज़ाद हुआ है, कोई अभी भी फ्रांस से आज़ाद हुआ है। अगर ऐसे टाइम पे उनको बहुत डर है कि अगर उन्होंने किसी भी एक अलायंस सिस्टम को के साथ जुड़ गए, यूएसए या यूएसएसआर, अगर वो किसी भी अलायंस सिस्टम के साथ जुड़ गए तो उनको डर है कि कहीं उनकी अभी अभी मिली फ्रीडम वापस ना चली जाए, मिली है वो उनकी वापस ना चली जाए। अब जो कम्युनिस्ट चाइना है, कॉल्ड विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s एंड 1969 they fought a brief war over a territorial dispute। तो देखो, कम्युनिस्ट चाइना की भी यूएसएसआर के साथ लेट 1950s में 1950 के बाद और 1969 में इनके बीच भी ब्रीफ वॉर हुई टेरिटरियल डिस्प्यूट को लेके। आपको पता है ना, टेरिटरी चाइना और यूएसएसआर की बाउंड्री टच करती है, तो टेरिटरी को लेके इनकी भी लड़ाई हुई। द अदर इम्पोर्टेंट, और उस टाइम जो कंट्रीज किसी भी अलायंस सिस्टम में नहीं जाना चाहते थे वो कौन से थे? नैम के मेंबर कंट्रीज थे वो। जस्ट वेट। हाँ जी स्टूडेंट्स देखो, ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना के साथ भी इनकी यूएसएसआर की 1950 में 1969 में छोटी छोटी वॉर्स हुई हैं पहले भी टेरिटरी के डिस्प्यूट को लेके। और एक और डेवलपमेंट जो इस टाइम पीरियड में हुई वो हुई नैम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लो। नैम की फुल फॉर्म ध्यान से कर लो, नॉन अलाइंड मूवमेंट। मूवमेंट तो एम से आपको क्लियर ही है, एन ए नॉन मतलब करनी नहीं है, क्या नहीं करना? अलाइंड नहीं करना। अलाइंड मतलब किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ना। अलाइंड होता है जुड़ना, नॉन अलाइंड का मतलब क्या होगा? नहीं जुड़ना। तो एक नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये साफ कह दिया गया कि ना हम यूएस के साथ जुड़ेंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जुड़ेंगे। ये नैम नॉन अलाइड मूवमेंट, ये किसने, कौन से कंट्रीज थे? इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो अभी अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम किसी भी अलायंस सिस्टम से परे रहेंगे, किसी के साथ भी नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कहते हैं ये सुपर पावर्स है। देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो स्मॉल कंट्री है उसको तो देखो बड़ा फायदा है, स्मॉल कंट्री को तो बहुत फायदा है। क्या फायदा है स्मॉल कंट्री को? पहली बात तो स्मॉल कंट्री को क्या मिल जाता है? प्रोटेक्शन मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई। दूसरा, वेपन मिल गए स्मॉल कंट्री को बड़ी के साथ मिलके। तीसरा, नेबर है जो उसका नेबर राइवल है उससे प्रोटेक्शन मिल गई, नेबर नहीं कुछ कह सकता। और सबसे जरूरी चीज मनी मिल गई, मनी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये तो फायदे स्मॉल कंट्रीज को हुए बिग कंट्रीज के साथ मिलने के। अब क्वेश्चन ये है कि इन बड़ी कंट्रीज को, यूएसए यूएसएसआर को, इनको क्या फायदा है स्मॉल कंट्रीज के साथ मिलने का? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। अब कहते हैं सुपर पावर्स नीडेड एनी अलाइड एट ऑल आफ्टर ऑल विद देयर न्यूक्लियर वेपन्स। देखो, सुपर पावर्स के साथ पास आप कहोगे न्यूक्लियर वेपन है मैडम, रेगुलर आर्मी है उनकी, वो इतने पावरफुल है कि सारी स्मॉलर स्टेट कंबाइन करके भी उतनी पावरफुल नहीं है। फिर उनको स्मॉल स्टेट्स को अपने साथ अलायंस बनवाने में क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहला फ़ायदा, स्मॉल स्टेट्स के पास रिसोर्सेज है, ऑयल और मिनरल है। आप ईरान की बात कर लो, इराक की बात कर लो, उनके पास बहुत सारा तेल है। वो तो यूएस से नहीं ना क्रिएट कर सकता अपनी ज़मीन में, अगर उसकी ज़मीन में तेल है नहीं तो हम डाल तो नहीं ना सकते। तो ये ऐसे रिसोर्सेज वो उन कंट्री से लेते हैं। नेक्स्ट चीज़, टेरिटरी, ज़मीन। अब सुपर पावर को अपने वेपन्स और ट्रूप्स कहीं तो रखने हैं। पहली एग्जांपल ही कर लो क्यूबा की। अगर क्यूबा में प्रभाव था यूएसएसआर का, तभी उसने क्यूबा में अपने वेपन रख लिए थे, नहीं कैसे रख लेता अगर क्यूबा उसके साथ ना होता। ठीक है। तीसरा, इनको अपना स्पाई ऑन ईच अदर, इनको अपने जासूस रखने होते हैं एक दूसरे की निगाह रखने के लिए। ठीक है, क्यूबा में अभी रशिया यूएसएसआर अपने जासूस रख ही सकता है कि तू निगाह रखना कि यूएसए क्या करता है। उसके बाद इकोनॉमिक सपोर्ट इज इन दैट मैनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे द मिलिट्री एक्सपेंस। ये ना बड़ी खास बात है। पता है ये क्या करते थे बड़ी पावर्स? जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है, हमारी हेल्प कर दी सपोज करो यूएसएसआर वालों ने,
तो कल को ये यूएसएसआर वाले हमें कहेंगे कि हमारा इतना खर्चा हो गया, वॉर तो आपकी थी, हमें कंपनसेशन दो। समझाई बात? मिलिट्री के जो खर्चे होते थे वो ये स्मॉलर स्टेट से लेते थे कि हमने देखो आपके लिए लड़ाई करी है, आपका दुश्मन था, हमने तो देखो आपकी हेल्प करी है, अब जो हमारा खर्चा हो गया हमारा वो खर्चा दो हमें। इस तरह से। और एक तो ये रीजन थे, मेन रीजन। एक और रीजन भी था बड़ा इंपॉर्टेंट, वो था आइडियोलॉजिकल रीजन कि द लॉयल्टी ऑफ अलाइज। जो बंदा, ध्यान से सुनना, यूएस का अलाई है, यूएस का अलाई है, ऑब्वियसली वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा, फिर उसे उसकी जैसी सरकार भी बनानी पड़ेगी जो सुपर पावर की सरकार है। तो आइडियोलॉजिकल रीजन भी था छोटी कंट्रियों को अपने बीच में मिलाने का, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म बेटर है या सोशलिज्म या कम्युनिज्म बेटर है, तो इन दोनों में भी तो लड़ाई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो यूएस है वो फेवर करता है डेमोक्रेसी की। ये चीज़ अच्छे से याद कर लो, ये मैं लिख के इसलिए लिख रही हूँ। यूएस फेवर करता है डेमोक्रेसी की, यूएस फेवर करता है कैपिटलिज्म की। जस्ट वेट, इसको चाहे लिख ही लो। यूएस फेवर करता है कैपिटलिज्म की, यूएस फेवर करता है डेमोक्रेसी की। अब यूएसएसआर है, वो फेवर करता है सोशलिज्म की, समाजवाद की, यानी कि सोशलिज्म समाजवाद, और कम्युनिज्म। इसका मतलब भी यही है कि जो वर्कर्स हैं उनकी गवर्नमेंट बने। ठीक है, तो इन चीज़ों की फेवर करता है कौन? यूएसएसआर। तो ये भी तो आइडियोलॉजी थी। जिस कंट्री ने यूएस को एक्सेप्ट कर लिया वो इसकी आइडियोलॉजी को भी एक्सेप्ट करेगा, जिस कंट्री ने यूएसएसआर को एक्सेप्ट कर लिया वो इसका पॉलिटिकल मेथड भी अपनाएगा, इसकी आइडियोलॉजी को भी मानेगा। तो ये इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को भी बेस्ट साबित करवाना था। ठीक है, हाँ जी बच्चे, आज की क्लास हम यहीं तक लगाएंगे।